नमस्ते। आज हम एक बेहद ही आकर्षक और अहम विषय का विश्लेषण करने वाले हैं। भारत का पंचायती राज सिस्टम। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सीधे उसके गांवों से, उसकी जड़ों से जोड़ती है। इस चर्चा में हम इसके ऐतिहासिक सफर, इसकी त्रिस्तरीय संरचना और उन वास्तविक चुनौतियों को समझेंगे जो आज भी इसके सामने खड़ी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जमीनी लोकतंत्र की इन जड़ों को गहराई से समझते हैं। देखिए, ये पंचायती राज का विचार कोई आज का नहीं है। स्रोत बताते हैं कि देश में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना असल में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा सपना था। वो ग्राम स्वराज्य या जिसे विलेज रिपब्लिक कहते हैं, उसमें पूरा यकीन रखते थे। और उनके इसी विजन को साकार करने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में बाकायदा ये निर्देश दिया गया कि हर गांव में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। ये वो ऐतिहासिक नींव थी जिसने आगे चलकर एक बड़े बदलाव का रास्ता तैयार किया। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ये रातों रात नहीं हुआ। ये एक क्रमिक विकास था। इसकी शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के उस प्रस्ताव से मानी जाती है जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। फिर आज़ाद भारत में एक बड़ा माइलस्टोन आया 2 अक्टूबर 1959 को, जब राजस्थान के नागौर में श्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पंचायती राज को लागू किया। और फिर आता है 1992 का वो ऐतिहासिक साल जब 73वें संविधान संशोधन ने इस पूरी व्यवस्था को एक पक्की संवैधानिक पहचान दे दी। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। हम विकास के सफर से शुरू करेंगे, फिर 73वें संशोधन, त्रिस्तरीय प्रणाली के ढांचे, इनके कार्यों और अंत में इसकी प्रमुख चुनौतियों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब पंचायती राज का रूप तय किया जा रहा था और विभिन्न समितियों के बीच इसे लेकर लंबी बहसें चल रही थीं। ये काफी दिलचस्प है कि शुरुआत में इसके ढांचे को लेकर विचारों में काफी मतभेद था। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई जिसने कहा कि हमें 3 स्तरों वाली प्रणाली चाहिए, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। लेकिन ठीक 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति ने कहा कि नहीं, सिर्फ 2 स्तर काफी हैं, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। खैर, काफी मंथन के बाद त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर वाली प्रणाली को ही ज्यादा व्यावहारिक माना गया और इसी को अपनाया गया। बहस और प्रयोगों के दशकों बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जब इस व्यवस्था को पूरे देश के लिए एक अनिवार्य कानून का रूप देना था। यही वो टर्निंग पॉइंट था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये सच में गेम चेंजर साबित हुआ। इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक पंचायतों के लिए विशेष नियम बनाए गए। साथ ही एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। सबसे बड़ी बात ये हुई कि अब पंचायतें राज्य सरकारों के मूड या उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं थीं, उन्हें एक ठोस संवैधानिक अधिकार मिल गया था। संविधान में पक्की जगह मिलने के बाद आइए अब इस त्रिस्तरीय यानी 3 टियर सिस्टम के मेन स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये सिस्टम बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह काम करता है। एकदम बेस पर यानी गांव के स्तर पर है ग्राम पंचायत, एक स्टेप ऊपर जाएं तो ब्लॉक लेवल पर आती है पंचायत समिति, और फिर टॉप लेवल पर जो पूरे जिले को कवर करती है वो है जिला परिषद। आइए इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं ग्राम पंचायत से, जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। इसका चुनाव गांव के ही लोग यानी ग्राम सभा करती है। इसका मुखिया सरपंच होता है और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अब इनका काम सिर्फ पेड़ के नीचे बैठकर मीटिंग करना नहीं है, ये असल में गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड रखते हैं और आपदा के समय सबसे पहले मोर्चा संभालते हैं। ग्राम पंचायत के ऊपर के जो 2 स्तर हैं वो असल में पूरे जिले को एक धागे में पिरोते हैं। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर काम करती है, फंड्स बांटती है और योजनाएं बनाती है, और इसके ऊपर बैठी जिला परिषद पूरे जिले के विकास का विजन तय करती है। ये राज्य और केंद्र सरकार से बड़े फंड्स लाती है और सुनिश्चित करती है कि जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बड़े काम सुचारू रूप से चलें। स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, लेकिन असली सवाल ये है कि इनके हाथों में पावर कितनी है। ये पंचायतें आखिर किन किन मुद्दों पर काम कर सकती हैं? ये नंबर याद रखने लायक है, 29। संविधान की 11वीं अनुसूची ने पंचायतों को पूरे 29 विषय सौंपे हैं।
यानी 29 अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं जहां योजना बनाने और फैसले लेने का हक सीधे गांव के चुने हुए नुमाइंदों के पास है। अगर हम इन 29 विषयों में से कुछ प्रमुख क्षेत्रों को देखें तो इनमें खेतीबाड़ी और सिंचाई, ग्रामीण आवास, पीने का साफ पानी और गरीबी हटाने जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। यही नहीं, गांव के स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और यहाँ तक कि गांव में बिजली पहुंचाने का काम भी इसी लिस्ट में आता है। मतलब ग्रामीण जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो इनके दायरे में ना आता हो। अब कागज पर ये सब सुनकर बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। आइए निष्पक्ष रूप से उन चुनौतियों पर नजर डालते हैं जो आज भी इस व्यवस्था के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हैं। समाज की एक कड़वी सच्चाई ये है कि जाति और जेंडर से जुड़े पूर्वाग्रह अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। हालांकि कानून ने महिलाओं और हाशिए के वर्गों को आरक्षण दिया है, लेकिन असलियत में अक्सर सरपंच पति जैसी स्थिति देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि चुनाव तो महिला जीतती है, लेकिन पर्दे के पीछे से सारे फैसले उनके पति या कोई स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति लेता है। ये चीज़ महिलाओं की वास्तविक भागीदारी को काफ़ी हद तक सीमित कर देती है। एक और गंभीर चुनौती है वित्तीय निर्भरता और राजनीतिक दखलंदाजी। पंचायतों के पास खुद की कमाई के बहुत कम साधन हैं। वो अपने फंड्स के लिए राज्य और केंद्र पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। जब आर्थिक आज़ादी नहीं होती और ऊपर से राजनीतिक दबाव आता है, तो कई बार ये व्यवस्था विकास के बजाय राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया बन जाती है। स्रोत तटस्थ रूप से दिखाता है कि संसाधनों का ये गलत इस्तेमाल स्थानीय लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। इनके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कई राज्यों में सरकारों के अंदर पंचायतों को उनकी असली ताकत सौंपने की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं दिखती। दूसरी तरफ आम लोगों को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती, जिससे उनकी भागीदारी कम हो जाती है। और हाँ, कई बार स्थानीय स्तर पर बड़ी परियोजनाओं को मैनेज करने के लिए जो ट्रेनिंग और स्किल्स चाहिए, उनकी भी भारी कमी होती है। तो अंत में इसमें कोई शक नहीं कि पंचायती राज ने गांव में बुनियादी सुविधाएं और न्याय पहुंचाने में बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन भ्रष्टाचार, पैसों के लिए दूसरों पर निर्भरता और सरपंच पति जैसी चुनौतियों को देखते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। सोचिए, क्या पंचायती राज ने सच में आम इंसान के हाथों में ताकत दी है, या फिर इसने सिर्फ स्थानीय स्तर पर कुछ नए पॉलिटिकल एलीट या प्रभावशाली लोग पैदा कर दिए हैं? ये सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।